किसी क्या खूब कहा है कि जब आलस बैठाए हो अंतर मन में तो लक्ष्य का भेदन कैसे होगा। जब रगों में क्रांति का रक्त नहीं तो युद्ध का आरंभ कैसे होगा। हे पार्थ, बतलाओ तुम हमको ये विजय प्राप्त कैसे होगा। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो पीएचयू और आईआईटी बॉम्बे के विद्यार्थी रहे हैं। इसके बाद इन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक में और एमएनसी में सीनियर मैनेजर व सीनियर कंसल्टेंट के पद पर अपनी सेवाएं दी। लेकिन साहब को मौज नहीं आ रही थी। मौज यानी अपने काम में मज़ा नहीं आ रहा था। तो इनको लगा कि क्यों ना अपने पुराने रास्ते पर चला जाए और वहीं पर हाथ पैर मारे जाए। परिणाम ये निकला है कि यूपीएससी 2024 आईएएस के रिजल्ट में साहब तीसरी रैंक प्राप्त कर चुके हैं। मेरी साहब से आज हम इनकी स्ट्रेटजी के बारे में, इनके जर्नी के बारे में आज बातचीत करने वाले हैं और बहुत सारी चीज़ें हम जानने का प्रयास करेंगे। नाम साहब का राजेश प्रजापति है, लखीमपुर खीरी के रहने वाले हैं। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू किया जाए। बातचीत से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल जनहित में जारी भाई आदित्य पर। थैंक यू सर। तो साहब अभी जश्न का माहौल चल रहा है जी। अभी रिजल्ट आया है 2 दिन पहले जी। कैसा क्या माहौल है अभी, इसको थोड़ा बताइए। घर पर तो काफ़ी खुशी का माहौल है। अच्छा। घर पर खुश हैं, पूरे गांव में जश्न का माहौल है। काफ़ी खुशी और काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो अभी गांव में पूरा मतलब मामला डाइवर्ट हो गया होगा कि भाई साहब जो है ऐसे उसको समझते हैं यहाँ लोग अभी इस तरह से कि वो ये समझते हैं कि भैया कलेक्टर हो गए हैं या ऐसा कुछ। नहीं, आईएएस को तो उतना नहीं अभी जानकारी है, लेकिन उनको बताना होता है कि हाँ क्या आईएएस है, क्या हमारा वर्किंग क्या होगी, क्या वहाँ पे वर्क होता है, फिर समझते हैं अच्छे से। बढ़िया। 2 दिन पहले हमें पता चला, एक पेपर में हेडलाइन निकली, किसान का बेटा बना अधिकारी। क्या इसमें कितनी सच्चाई है? फैमिली बैकग्राउंड को थोड़ा बताइए कि पिताजी क्या करते हैं, क्या है। इसमें पूरी सच्चाई है। मेरे पिताजी एक छोटे किसानी हैं और आज भी किसानी ही होती है घर पे। क्या यहाँ बोया जाता है सबसे ज़्यादा यहाँ पर? सबसे ज़्यादा तो गन्ने की खेती होती है, लेकिन यूजुअली धान और गेहूं की भी खेती होती है। यहाँ पड़ोस में तो चीनी मिल भी है। चीनी मिल तो सबसे ज़्यादा लखीमपुर खीरी में ही है। अच्छा। कम से कम 9-10 चीनी मिल हैं और अच्छा। लखीमपुर खीरी को इसलिए चीनी का कटोरा भी बोला जाता है। अच्छा। जी। इंटरव्यू में हमारी आपकी पहली मुलाकात हुई थी यूपीएससी भवन, जो कि हम दिल्ली पहुंचे, इंटरव्यू कवर करना था इस बार 2024 वाला। तो भाई साहब से मुलाकात हुई हमारी। इनकी जो उत्तर देने की चैतन्यता और वो उत्सुकता थी ना, उससे हमें लग गया था कि साहब का जो है इस बार रैंक आना पक्की है। तो हमने वहीं साहब से जो है कांटेक्ट ले लिया था। इंटरव्यू के से स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या चीज़ें रही इंटरव्यू के बारे में। क्या बताइए, कैसा चीज़ें रही या किस प्रकार के प्रश्न रहे या क्या क्या पूछा गया, इस बताइए इसके बारे में। कहते हैं कि रियल इंटरव्यू तो अलग ही होता है, काफ़ी कूल होता है। आप जैसे जाएंगे तो आपको कूल ही करेंगे, क्योंकि बाहर लोग बोलते हैं कि काफ़ी डर हो सकता है। क्योंकि जब मैं इंटरव्यू के बाहर बैठा हुआ था तो काफ़ी नर्वसनेस लग रही थी कि काफ़ी एक्सपीरियंस वाले लोग हैं और क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे, क्योंकि इसका कोई सिलेबस फिक्स नहीं होता है, कुछ भी पूछ सकते हैं। लेकिन जैसे ही अंदर जाने के बाद तो फिर काफ़ी कूल कर दिया और फिर क्वेश्चंस स्टार्ट हो गए। तो इंटरव्यू का ड्यूरेशन भी ज़्यादा नहीं होता है, मेरा भी ऐसे 20-25 ही मिनट चला होगा, मुझे लग रहा है एवरेज यही जा रहा था। क्वेश्चन बताइए क्या क्या पूछे गए हैं। क्वेश्चंस मेरे से तो स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस भी पूछे गए और कुछ मेरे डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में पूछे गए कि जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ क्या टूरिज्म प्लेसेस हैं, क्या उनकी विशेषताएं हैं। और कुछ क्वेश्चंस तो जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, उसके बारे में पूछा गया कि अगर वीमेन की लिटरेसी रेट हम बढ़ाते हैं तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और स्टैटिस्टिक्स से तो काफ़ी कुछ क्वेश्चंस कवर करे, सैम्पलिंग से मुझसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए, इन्फ्रेंस से भी क्वेश्चंस कवर करे, इंडेक्स नंबर से भी पूछा गया। अच्छा जी। तो मुझे लग रहा है ओवरऑल काफ़ी कुछ कवर किया था स्टैटिस्टिक्स से। कुछ ऐसा नहीं पूछा कि रियल लाइफ एग्जांपल देके समझाओ या ऐसा करके, कुछ नहीं था उसमें? नहीं, सैम्पलिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू ही समझाना होता है वहाँ पे। अच्छा। तो वो तो पूछते हैं। यहाँ गोला के बारे में क्या पूछा गया आपसे? गोला गोकरणनाथ ये लखीमपुर सिटी का एक टाउन है। तो इसके बारे में उन्होंने पूछा था कि क्या कोई 2 प्लेसेस बताइए जो टूरिज्म के लखीमपुर खीरी में है। दुधवा नेशनल पार्क हमारे डिस्ट्रिक्ट में है और छोटी काशी जो गोला गोकरणनाथ के नाम से जाना जाता है। तो इसके पीछे पूछा था क्या मिथिकल स्टोरी क्या है जो छोटी काशी के पीछे है। इससे पहले आप कितनी बार गए हैं इंटरव्यू के लिए? मेरा इंटरव्यू तो फर्स्ट इंटरव्यू ही था ये। पहली बार में ही खेल खत्म?
ये तो बढ़िया है। इससे हाँ पहले दिए नहीं कभी? नहीं, इससे पहले इंटरव्यू कोई नहीं दिया। रिटन एग्जाम थी तो वो भी डेमो था, उस टाइम मैंने 10-20% ही सिलेबस कवर किया था लास्ट ईयर। लास्ट ईयर जी एमएनसी से छोड़ के आए थे क्या, तभी उसके बाद ही किया हुआ है? हाँ, जस्ट एमएनसी मेरा चल ही रहा था, मेरी जॉब भी चल रही थी, जॉब के साथ में ही वो मैंने अटेम्प्ट दिया है लास्ट ईयर। कहाँ उधर से घूम के क्यों आने हैं? वो तो बहुत पहले से डिसाइडेड था, जब मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में था तो वहीं से डिसाइडेड था कि हमें आईएसएस में जाना है, लेकिन बट ड्यू टू सम फाइनेंशियल कंडीशंस थी तो उसकी वजह से मुझे जॉब भी ज्वाइन करनी पड़ी। अच्छा, जी। तो इसके पहले आप महिंद्रा, कोटक महिंद्रा बैंक की पहली आपकी जो है वो नौकरी थी? कोटक महिंद्रा बैंक में मैं आईआईटी में था, आईआईटी में एमएससी करते टाइम मेरा प्लेसमेंट हुआ, वो मेरी पहली जॉब थी कोटक महिंद्रा बैंक में। उसके बाद फिर एमएनसी पहुंच गए? हाँ, कोटक महिंद्रा बैंक में मैंने कम से कम 3.5 साल तक वहाँ पे जॉब करी। फिर उसके बाद मैंने स्विच कर लिया था ईएक्सएल सर्विसेज, जो मल्टीनेशनल कंपनी है, वहाँ पे अराउंड मैंने 6 मंथ ही जॉब करी। फिर उसके बाद में मैंने डिसीजन लिया कि फुल टाइम मुझे प्रिपरेशन करना है, और अराउंड 1 ईयर के बाद में मैंने एग्ज़ाम दी। बताइए साहब, कुछ क्या स्ट्रेटजी अपनाई पेपर 1 के बारे में, या कैसे जुटाए संसाधन, या क्या काम किया? क्योंकि 4-5 साल में तो चीज़ें हमें नहीं लगता कि चीज़ें रखी होंगी या सुव्यवस्थित ढंग से उस प्रकार से कैसे रहा? बिल्कुल। तो स्टैटिस्टिक्स जो 1 पेपर होता है उसमें 4 सेक्शन होते हैं। एक प्रोबेबिलिटी का सेक्शन होता है, फिर उसमें स्टैटिस्टिकल मॉडल होता है, न्यूमेरिकल एनालिसिस और कंप्यूटर का है। तो सबसे ईजी टास्क तो ये होता है कि आप ग्रुपिंग कर लीजिए। ग्रुपिंग कर लेंगे आप सिलेबस की तो वो काफ़ी ईजी हो जाएगा। बढ़िया। तो मैंने ग्रुपिंग करी, ऑलरेडी सिलेबस में 4 ग्रुप बनाए हैं, जैसे मैंने बताया प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिकल मॉडल्स और न्यूमेरिकल एनालिसिस और ये कंप्यूटर का। फिर विद इन भी आप जा करके सेक्शन आप ग्रुपिंग कर लीजिए, और अपने वीक जोन, क्या मेरा वीक है, क्या मेरी स्ट्रेंथ है, उसको मैंने डिसाइड किया। अच्छा। फिर अगर मैं स्टैटिस्टिक्स के पोर्शन की बात करूं तो उसके लिए एफएमएस की जो बुक है गुप्ता कपूर की, वो तो बाइबल है स्टैटिस्टिक्स के लिए, बोल रामबाण सकते है। हैं, रामबाण ही है वो। तो उसको मैंने बहुत अच्छे से थॉरोली कवर किया। साइड में मैंने कैसला बर्जर और ये जो रोहतगी की बुक को भी मैंने रेफर किया। तो स्टैटिस्टिक्स के लिए ये सफिशिएंट रहा मेरे लिए। न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए मैं अगर बात करूं तो वहाँ पे एचसी सक्सेना की बुक को मैंने रेफर करा कि वो काफ़ी अच्छी बुक है और रिकमेंडेड है। और कंप्यूटर के लिए तो ई बाला गुरु स्वामी, उस बुक को मैंने रेफर करा, और पीवाईक्यूज को मैंने काफ़ी अच्छे से सॉल्व करा, तो वो मेरे लिए काफ़ी हेल्प करी वो। किताबों को मतलब क्वेश्चन वहाँ से लगाते थे, या फिर कहाँ से क्वेश्चन उन्हीं किताबों से लगाते थे, या फिर कहीं और उसके पीआईक्यू ढूंढते थे कि पर कॉन्सेप्ट यहाँ से ढूंढते थे, पीआईक्यू कहीं और से लगाते थे, क्या करते थे, कैसे मैनेज करते थे? देखिए मेरे साथ मैं तो ऐसा करता था कि आपको अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से आते हैं तो क्वेश्चंस को आप हैंडल कर लेंगे, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस की बात आती है तो पीवाईक्यूज को ही मैंने रेफर करा, और एफएमएस में तो फिर क्वेश्चंस भी दिए, एक्सरसाइज दी हुई हैं, तो एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया, एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उनको सॉल्व कर लिया। कॉन्सेप्ट जिसको नहीं आता वो कैसे मजबूत करे? कॉन्सेप्ट के लिए एफएमएस तो काफ़ी अच्छी बुक है, जो कि इजी लैंग्वेज में समझाई गई, काफ़ी अच्छे से लिखी गई है। तो मुझे लगता है कि अगर एफएमएस को कई बार पढ़ा जाए तो काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे। और अगर कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आता है तो फिर उसके लिए गूगल पे भी सर्च कर लेना चाहिए, क्योंकि एक सोर्स स्टैटिस्टिक्स के लिए सफिशिएंट नहीं है, आपको मल्टीपल सोर्सेस आपको रेफर करने पड़ेंगे। क्या था फर्स्ट पेपर में, वीक पोर्शन, स्ट्रांग पोर्शन? मेरे लिए न्यूमेरिकल एनालिसिस मुझे लगता था कि उसमें काफ़ी लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग, जरा सी मिस्टेक हुई कि गया पूरा। ये और टाइम 2 आवर्स का होता है, तो मेन चीज़ मुझे लगता था कि टाइमिंग कैसे मैनेज करना है, कि 2 आवर्स मेरे से तो 80 क्वेश्चंस हो ही नहीं पाते थे इन द सेंस वो टाइम मैनेजमेंट ही नहीं होता था। तो मेन प्रॉब्लम ये थी। तब मैंने आइडेंटिफाई किया क्या वीक है, क्या स्ट्रेंथ है। तो फिर उसमें मैंने देखा कि हाँ, न्यूमेरिकल एनालिसिस में सारे क्वेश्चंस लेंदी नहीं होते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस जो इजी होते हैं, इजी पे फोकस करना चाहिए, और लेंदी क्वेश्चंस पे भी देखना है कि हाँ अगर हो जाएंगे तो फिर करना। कितना रोज ऐसे लगाते थे पेपर कि कुछ इतने घंटे लगाना है या इतने क्वेश्चंस लगाने हैं, ऐसा कुछ रहता था? नहीं, मैं तो पूरा पेपर ही लगाता था, क्योंकि जब मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि हाँ 2 आवर में मुझे बैठ करके पूरा पेपर लगाना है, पूरा ही पेपर लगाता था मैं तो। ये बात बढ़िया। न्यूमेरिकल एनालिसिस और कंप्यूटर के लिए क्या, उसके लिए कुछ अलग से स्ट्रेटजी अपनाते थे? जैसे कंप्यूटर के लिए क्या करते थे उसके लिए? सिर्फ वो किताब को थॉरली पढ़ लेना, फिर या जो पीआईक्यू पीछे दिए रहते थे उसको सॉल्व करते थे, या कैसे करते थे? कंप्यूटर के लिए मैंने तो काफ़ी अच्छे से उसको कई मल्टीपल टाइम्स पढ़ने के बाद में ही वो कॉन्सेप्ट रिटेन होते हैं माइंड में, तो उसको काफ़ी अच्छे से पढ़ा मल्टीपल टाइम्स। फिर जो पीवाईक्यूज जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं
उनको मल्टीपल टाइम सॉल्व कर लिया और PYQs को भी सॉल्व कर लिया, तो फिर काफ़ी हेल्प हुई उससे मुझे। अच्छा, तो उसी के PYQ सॉल्व करते थे कहीं और से भी मैनेज करते थे कंप्यूटर के लिए? नहीं, मैंने ISS के PYQs करे और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते थे ई वाला गुरुस्वामी में, बस उसको ही मैंने करा। इसके अलावा कुछ नहीं किया? नहीं, मैंने और कोई रेफर नहीं किया। सही बताइए। क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम कम था, क्योंकि सीरियस मेरी प्रिपरेशन ही लास्ट ईयर नवंबर दिसंबर से स्टार्ट हो पाई थी, तो मेरे पास टाइम कम था, तो फिर मैंने अपने रिसोर्सेज को बहुत ही प्रिसाइज लिमिटेड रखा। स्ट्रॉन्ग और लिमिटेड? मैंने बहुत लिमिटेड रखे और मैंने देखा कि हाँ कितना परसेंट इसको पढ़ने के बाद कितने परसेंट क्वेश्चंस मेरे से सॉल्व हो रहे हैं, तो मुझे लग गया था आइडिया कि हाँ इस बुक को पढ़ने के बाद में फिर एक सही पोर्शन हो जा रहा है। सेकंड पेपर के लिए क्या करते थे? सेकंड पेपर इजी लगता है? सेकंड पेपर थोड़ा? सेकंड पेपर मेरे लिए तो काफ़ी इजी था, जो मोस्टली होता है सबके लिए, क्योंकि उसमें इन्फ्रेंस होता है और इन्फ्रेंस काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, मैथमेटिकल चीज़ें क्लियर है फिर तो इन्फ्रेंस एकदम जो है जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है वो इसके लिए इन्फ्रेंस काफ़ी अच्छा। पेपर 2 को भी वही किया जो पेपर 1 में स्ट्रेटजी थी कि सबसे पहले आप मैंने तो डिवाइड कर लिया 3 सेक्शन में, ऑलरेडी सिलेबस में डिवाइडेड है। फर्स्ट सेक्शन है स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस एंड हाइपोथेसिस का, सेकंड सेक्शन है लीनियर मॉडल्स का, और थर्ड सेक्शन आता है ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स का। तो स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस और हाइपोथेसिस के लिए तो FMS बुक काफ़ी अच्छी है। उसके साइड में कैसला जो बर्जर है और रोहतगी की बुक है, उसमें काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, मैंने वो भी लगाए। और PYQs को तो मल्टीपल टाइम्स लगाना ही है। फिर लीनियर मॉडल्स के लिए बात करूं तो पेपर 3 में इकोनोमेट्रिक्स जो होता है उसको अगर आप पढ़ते हैं तो उससे ही ये हो जाता है, काफ़ी कुछ कवर हो जाता है। कुछ टॉपिक्स हैं जैसे एनोवा है, तो एनोवा के लिए FAS जो फंडामेंटल ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स गुप्ता कपूर की बुक है, तो वहाँ से मैंने रेफर कर लिया। ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स की बात आती है तो उसके लिए तो मॉस्पी की वेबसाइट काफ़ी अच्छी है, अगर उसको गो थ्रू करते हैं तो काफ़ी कुछ वहाँ से मिल जाएगा। बाकी सीनियर्स के कुछ नोट्स भी पढ़े हैं जो टेलीग्राम पे चैनल है, तो उनको भी मैंने रेफर करा। ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स को इतने सस्ते में निपटा दिया, आप बता रहे हैं जो वहाँ से मिल जाएगा मॉस्पी से, चीज़ें पूरी मिल जाती हैं या फिर कहीं और भी हाथ पैर मारने पड़ते हैं? देखिए ऐसा है कि ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के अभी क्वेश्चंस काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चंस आने लगे हैं। पहले वन लाइनर क्वेश्चन होते थे, अभी वन लाइनर क्वेश्चंस नहीं है, तो उसको पढ़ के काफ़ी समझना है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि करंट अफेयर्स से भी कहीं ना कहीं वो रिलेटेड होते हैं। ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आपको देखने मिल जाएंगे कि पॉलिटी से भी रिलेट हो रहे हैं। अगर आप पॉलिटी अच्छे से पढ़ रहे हैं तो फिर आपके जो एलिमिनेशन मेथड है उसको आप यूज़ कर पाएंगे जाकर के वहाँ पे। क्या लगता है आपको कि या प्रीवियस क्वेश्चन तो सॉल्व किए ही हैं, तो आपको क्या थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आता है इस बार के पेपर में कि जो बनावट थी या फिर जो जिस प्रकार से चीज़ें सेक्शंस रखे गए या क्वेश्चंस का जो वो फॉर्मेशन था, उस चीज़ को क्या लगता है आपको कि डिफरेंट था? UPSC की में ऐसा है ही कि कुछ फिक्स नहीं है, अनप्रिडिक्टेड तो है ही। एवरी ईयर अगर आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ अलग ही मिलने वाला है आपको। तो इस बार भी वैसे था कि क्वेश्चंस तो अलग आते ही हैं। इस बार का पैटर्न वैसे ही था, पैटर्न तो सेम ही है लेकिन क्वेश्चंस का लेवल अलग होता है। क्वेश्चंस का लेवल पेपर 1 पेपर 2 में भी था, पेपर 3 तो काफ़ी सरप्राइज था। काफ़ी अलग क्वेश्चंस थे जो अभी तक नहीं आए, वो तो काफ़ी डिफरेंट था। पेपर 4 तो ऑलमोस्ट वैसे ही था जैसे भी होता आया है। पेपर 3 थोड़ा सा शॉकिंग लगा। 3 शॉकिंग था क्योंकि न्यूमेरिकल जहाँ तक मुझे पता है न्यूमेरिकल और दोनों मिक्स कर दिया था इस बार, न्यूमेरिकल ज़्यादा डाल दिए। न्यूमेरिकल्स भी मिक्स करे, कुछ चीज़ें ऐसी थी कि कुछ क्वेश्चन जो अभी तक नहीं आए कि मल्टीकोलिनियरिटी के कुछ क्वेश्चन थे, कुछ ऐसे टेस्ट के नाम पूछ लिए इकोनोमेट्रिक्स में जो आज तक पूछे ही नहीं। अच्छा, कहाँ से इसको जो है प्रिपेयर किया पेपर 3 के लिए? क्योंकि इसमें इकोनोमेट्रिक्स रहती है, डिमांड एनालिसिस रहती है, टाइम सीरीज रहता है, सैम्पलिंग तो रहती ही रहती है, सारी चीज़ों को कहाँ से तैयार किया जाए? पेपर 3 की बात करूं तो फिर उसमें भी 3 सेक्शन होते हैं, एक तो सैम्पलिंग का है, दूसरा इकोनोमेट्रिक्स है, थर्ड सेक्शन है अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। इसमें भी मैंने सेम स्ट्रेटजी फॉलो करी कि आपको ग्रुपिंग बनाना है। मैंने ग्रुपिंग बनाई सैम्पलिंग सर्वे के लिए। क्या है कि सैम्पलिंग के लिए सलभ सर का नोट्स है, वो मैंने रेफ़र करा, और FAS की बुक है गुप्ता कपूर की, तो उसको भी मैंने रेफ़र करा। इकोनोमेट्रिक्स के लिए क्या है कि सलभ सर का फिर अगेन नोट्स है, उसको मैंने डाउनलोड करके रेफ़र करा। एन गुजराती की एक बुक है जो काफ़ी अच्छी है, तो उसको मैंने रेफ़र करा। लेकिन ये है कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करना है, तो सिलेबस में जो चीज़ें दी हैं उन्हीं को मैंने रेफ़र करा। बाकी अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स तो वो सेक्शन काफ़ी लेंदी होता है, उसमें टाइम सीरीज भी है, इंडेक्स नंबर भी है और डिमांड एनालिसिस भी है। तो टाइम सीरीज के लिए क्या है कि उसको उतना ऑलरेडी इतना ज़्यादा सिलेबस हो जाता है, पेपर 3 का काफ़ी लेंदी होता है।
सबसे जो प्रॉब्लम मुझे होती थी पेपर थर्ड में ही होती थी। इतना अच्छा। लेंदी सिलेबस है, काफ़ी चीज़ें कवर करनी है और फिर रिटेन भी करना है माइंड में। तो अच्छा। टाइम सीरीज के लिए तो मैंने मेरे एमएससी के नोट्स थे, उनको मैंने रेफ़र करा, मैंने गूगल की हेल्प ली और कुछ सीनियर के नोट्स भी टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल थे, उनको मैंने रेफ़र करा। अच्छा। इंडेक्स नंबर्स के लिए फंडामेंटल ऑफ स्टैटिस्टिक्स, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स की बुक है, उसको रेफ़र करा। डिमांड एनालिसिस के भी सेम बुक रेफ़र करी, तो उससे मेरा काफ़ी सिलेबस कवर हो गया। सबसे ज़्यादा परेशान कौन सा सेक्शन करता है? टाइम सीरीज? सबसे ज़्यादा तो टाइम सीरीज ही करती है, क्योंकि ऑलरेडी वो हाँ। सैम्पलिंग इकोनोमेट्रिक्स हो जाती है, तो काफ़ी वो होता है। तो अच्छा। उतना मेरा मतलब बहुत ही टारगेटेड टाइम सीरीज की प्रिपरेशन भी थी। कितने साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें लगा गए थे? मैंने तो लगाया सिंस जब से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, आई थिंक 2015 से 2015 से 2023 तक के सारे क्वेश्चंस पेपर मैंने लगाए थे। फोर्थ पेपर पर आते हैं, बताइए साहब। फोर्थ पेपर में टू सब्जेक्ट चूज करने होते हैं। उसमें मेरा था मल्टीवेरिएट और वाइटल स्टैटिस्टिक्स। तो मेरा कॉम्बिनेशन था कि मैथमेटिकल चीज़ें होनी चाहिए और थ्योरेटिकल भी होनी चाहिए। मल्टीवेरिएट के लिए क्या था कि विचरन जॉनसन की एक बुक है, वो काफ़ी हेल्पफुल होती है, उसको मैंने रेफ़र करा और पीवाईक्यूज को लगाया। और वाइटल स्टैटिस्टिक्स के लिए एफएएस की जो बुक है गुप्ता कपूर की, उसको मैंने रेफ़र करा, तो वहाँ से काफ़ी चीज़ें कवर हो गई। मल्टीवेरिएट और वाइटल दो चीज़ें रखी थी। जी, मल्टीवेरिएट में ये है कि वो न्यूमेरिकल है, अगर करेक्ट होगा तो पूरे नंबर मिलेंगे और अगर इनकरेक्ट है तो वो जीरो भी हो सकता है। कहाँ से सोर्सेस कहाँ से जुटाए इसके लिए? इसके लिए भी ऑनलाइन अवेलेबल है पीडीएफ। जॉनसन की जो बुक है मल्टीवेरिएट के लिए, वो तो मैंने डाउनलोड कर ली। और वाइटल स्टैटिस्टिक्स के लिए तो एफएएस की बुक मेरे पास है गुप्ता कपूर की, वही रेफर करी। जी, इतना संकुचित जो है चीज़ें यहाँ से वहाँ से यहाँ से इतना बता रही हैं कि सच में सब यही करते थे कि कहीं बाहर से भी करते थे? नहीं, ये रिसोर्सेस लिमिटेड है, लेकिन ये है कि आप उन्हीं पे रिलाई करिए और पीवाईक्यूज को लगाइए। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि पीवाईक्यूज कितने आपसे सॉल्व हो रहे हैं आफ्टर रीडिंग दिस बुक। जीएस और अंग्रेजी पर आइए साहब, डर लगता है थोड़ा बहुत जीएस से? प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले जीएस रहता ही था, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड आने के बाद तो जीएस, हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर्स उतना पढ़ना नहीं होता है, तो इससे तो काफ़ी डर था ही। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि जीएस में तो 4 सेक्शन होते हैं। एक हिस्ट्री का सेक्शन होता है, दूसरा पॉलिटी है, थर्ड जियोग्राफी है, फोर्थ इकोनॉमिक्स है। तो स्टैटिक जो हिस्ट्री और पॉलिटी का पार्ट है, ये स्टैटिक होता है मोस्टली। इसके लिए तो तमिलनाडु बोर्ड की जो एनसीईआरटीज़ की बुक है 11th एंड 12th की हिस्ट्री के लिए, वो रेफर करी। पॉलिटी के लिए बहुत सेलेक्टिव टॉपिक्स, जो पॉलिटी के लक्ष्मीकांत की बुक है, उसको मैंने रेफर करा। अच्छा। जियोग्राफी के लिए ऐसा मैंने कुछ अलग से पढ़ा नहीं, मैंने करंट अफेयर्स पे रिलाई करा और न्यूज़पेपर पे रिलाई करा। तो अच्छा। वहाँ से मेरा जियोग्राफी और जो इकोनॉमिक्स का पार्ट है वो कवर हो गया। करंट अफेयर्स के लिए क्या करते थे? करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर देख लेना, एडिटोरियल पढ़ना, फिर एडिटोरियल के कुछ वीडियोज होते हैं जो वो भी मैं देख लेता था। कहाँ से देखते थे एडिटोरियल, कौन सा बताइए साहब? वो वीडियोज यूट्यूब पे आते हैं डेली। मैंने तो बाजीराम का रेफर करा, लेकिन काफ़ी आते हैं, तो कोई भी रेफर कर सकते हैं। नाम लेने से बच रहे हैं, डायरेक्ट नाम नहीं ले रहे हैं। नहीं, उसमें ऐसा है कि मुझे अच्छा लगता था कि ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, सब सारे अच्छे होते हैं। आपको ये है कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, कि कौन सा कर जा रहा है कि हमारी उससे हम किसको पकड़ पाने जल्दी। बिल्कुल, हाँ, हम किसको पकड़ पा रहे हैं। तो मुझे लगता था कि बाजीराम का अच्छा लग रहा है और मुझे समझ में आता था, मुझे लगता था काफ़ी थॉरली वो कवर कर रहे हैं, तो मैंने तो उसको रेफर करा। और मेरा टारगेट था कि जीएस मेरा वीक सेक्शन है, तो जीएस को पहले पढ़ना चाहिए और एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स उसको रिवाइज भी करना है। तो मैंने तो अपने डे को डिवाइड करके रखा था कि कुछ जीएस को 2 आवर्स देना है मुझे, फिर 2 आवर्स मुझे सैम्पलिंग को देना है, लेट्स से पेपर थर्ड के लिए देना है, तो 2 आवर मुझे ऑब्जेक्टिव वाले पेपर पे देना है। इस तरीके से मैंने डे को डिवाइड किया था और तैयारी जारी रखी। इंग्लिश के लिए क्या करते थे? इंग्लिश के लिए भी वही सेम था कि इंग्लिश के लिए तो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, तो वहीं से हो जाता था, और बाकी करंट अफेयर्स के जो वीडियोज देख रहे हैं। एग्ज़ाम टाइम में जैसे कि आप 2 महीने बचते हैं, सबको बराबर बराबर थोड़ा समय देना पड़ता है क्योंकि एग्ज़ाम पास में आने लगता है। उस चीज़ को दिन में सेक्शंस को कैसे डिवाइड करते थे, या कुछ दिन डिसाइड करते थे कि एक दिन पेपर ये पढ़ना है, एक दिन पे कैसे करते थे आप मैनेज इन सबको? एग्ज़ाम के 1 मंथ पहले
ऐसा था कि सारी चीज़ें पढ़ना है, तो था कि 5 डेज़ में ऐसा बनाया था कि 5 डेज़ में सारी चीज़ें मुझे एक बार फिर से रिवाइज़ करनी है। तो वही था कि क्या मेरा वीक ज़ोन है, क्या स्ट्रेंथ है। वीक ज़ोन जो है, जो मुझे ज़्यादा जल्दी जो मैं चीज़ें भूलता हूँ, फिर उनको मैंने रिवाइज़ करा, पहले रिवाइज़ करा। जो पता है कि हाँ, ये मेरा स्ट्रेंथ है, तो उसको एक बार देख लिया, ऊपर-ऊपर से भी देख लिया, तभी भी चल जाएगा। इस टाइप से होता था कि 5 डेज़ में रिवाइज़ करना, फिर लास्ट 5 डेज़ में फिर पूरा सिलेबस एक बार फिर से कवर करना है। फुल प्रिपरेशन बता रहे हैं कि नवंबर से स्टार्ट हुई? सीरियस प्रिपरेशन तो नवंबर से स्टार्ट हुई, 2023 से। अच्छा, कैसे मतलब लगा कि आपको सीरियस हो गई है? सीरियस ये है कि हाँ, जब मुझे लगा कि मैं अपने डे को पूरा यूटिलाइज़ कर पा रहा हूँ, अच्छे से काफ़ी चीज़ें पढ़ रहा हूँ, कि मुझे खुद ही फ़ील होता था कि हाँ, आज मेरी पढ़ाई हुई है, तो लगता था कि हाँ, अभी सीरियस चल रही है। कितना घंटा पढ़ते थे दिन में? कोई फ़िक्स तो नहीं होता था, डिपेंड करता था कि, लेकिन 7 टू 8 आवर्स तो ऑलमोस्ट निकल ही जाते थे। एवरेज? एवरेज, ऑन एन एवरेज। मैक्सिमम? मैक्सिमम भी मेरा ज़्यादा नहीं जाता था, 7 टू 8 आवर्स ही जाता था, इतना ही जाता फुल है। नींद कैसी रहती थी? नींद लेते थे प्रॉपर? नहीं, मेरी आदत है कि पूरी नींद तो होनी ही चाहिए, 6 टू 7 आवर्स की नींद तो होनी चाहिए। अच्छा। वो पूरी मैं लेता ही हूँ, चाहे इंटरव्यू का डे था, उस दिन भी 7 आवर्स की मुझे पूरी स्लीप, और उससे पहले भी। लोग नोट्स जानना चाहते हैं कि नोट्स को कैसे बनाया जाए, या फिर एग्ज़ाम टाइम के लिए जैसे कुछ दिन बचते हैं, जैसे 1 सप्ताह बचता है, उसमें फटाफट वाला होता है, क्विक वाला रिवीजन, उसमें नोट्स ही काम आते हैं, शॉर्ट नोट्स। उसको तैयार करने के लिए क्या-क्या चीज़ें कैसे होनी चाहिए? इसको थोड़ा। मैंने क्या किया कि नोट्स के लिए पीवाईक्यूज के हिसाब से, कि ये सिलेबस है और पीवाईक्यूज में ये क्वेश्चन आ रहे हैं, तो क्वेश्चन फॉर्मेट में मेरे नोट्स होते थे। अच्छा। अगर मल्टीवेरिएट के क्वेश्चन देखा कि मल्टीवेरिएट के काफ़ी क्वेश्चंस एवरी ईयर पूछे जा रहे हैं, तो हाँ, मल्टीवेरिएट का एक नोट्स बना लिया। तो उस वो होते थे, और लेकिन वो हेल्प काफ़ी करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले भी उन्हीं चीज़ों को रेफ़र करना है आपको, क्योंकि सारी चीज़ें आप रेफ़र भी नहीं कर पाएँगे, सारी चीज़ें पढ़ी भी नहीं जाएँगी 5 डेज़ में। तो वो कुछ चीज़ों के लिए तो शॉर्ट नोट्स भी बना लिया कि हाँ, ये, लेकिन सारे टॉपिक्स का मेरे पास टाइम बहुत ही लिमिटेड था, तो पूरे सारे नोट्स तो मैंने नहीं बना पाए। इस तैयारी के दौरान विद्यार्थी जो है बहुत सारी चीज़ों से जूझता है। इसमें सबसे बड़ा रोल आ जाता है कंसिस्टेंसी का। अगर आप कंसिस्टेंट हैं, रेगुलर हैं, धैर्य है आपके अंदर, तो चीज़ें कुछ और ही परिणाम देती हैं। उन विद्यार्थियों के लिए कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है जो तैयारी कर रहे हैं? कंसिस्टेंसी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, कि अगर आप 4 दिन का ब्रेक ले लेते हैं, तो फिर लगता है कि मेरे से नहीं होगा। सेम चीज़ें मेरे साथ भी होती थी। अगर किसी की वजह से मेरी पढ़ाई नहीं हुई है 2 डेज़ 4 डेज़, तो लगता था कि कॉन्फिडेंस डाउन होता था। कंसिस्टेंसी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग एंटायर प्रिपरेशन। तो उसके लिए तो यही है कि आप अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, तो पढ़िए ज़रूर आप। मैं तो कोशिश करता था कि 2 आवर हैं या कोई भी इशू है, 4 आवर, 2-3 आवर्स तो निकालना ही निकालना डेली। तो आपके साथ अगर कोई भी इशू है, तो लेकिन आप दूर मत भागिए, 2 आवर्स, 1 आवर जो भी है, आप अटैच्ड रहिए विद द बुक्स। साहब इसको बताइए कि बीएचयू के सफ़र कहाँ से स्टार्ट हुआ? जैसे यहाँ से आपने 12th किया, जी। फिर बीएचयू के लिए कैसे रवाना हुए? आफ्टर 12th तो मेरा एम यही था कि मुझे भी इंजीनियरिंग करनी है और इंजीनियर बनना है। जैसे कि हर एक साइंस स्टूडेंट का एक ही गोल होता है कि इंजीनियर बनना है। तो जैसे मैंने 12th पास आउट किया, 12th पास आउट करने के बाद मैं कोटा राजस्थान गया आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करने के लिए, और मैंने 2 इयर्स की प्रिपरेशन करी आईआईटी जेईई के लिए। फिर उसके बाद में साथ में मैंने बीएचयू का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, जो ग्रेजुएशन के लिए होता है। वो मेरा क्वालिफाई हो गया, तो फिर मैंने बीएचयू के लिए एडमिशन ले लिया। बीएससी के लिए मैंने बीएचयू में एडमिशन ले लिया। वहाँ पे मुझे आईएसएस के बारे में पता चला कि आईएसएस एक सर्विस है, जो उसमें जा कर के भी आप देश की सेवा कर सकते हैं। फिर मैंने आईआईटी जैम की भी प्रिपरेशन स्टार्ट करी बीएचयू में। आईआईटी जैम में मेरा सिलेक्शन हो गया आईआईटी बॉम्बे से। 2017 से 2019 के बीच मैंने एमएससी कंप्लीट करी। मेरा आईआईटी में ही प्लेसमेंट हो गया कोटक महिंद्रा बैंक में। अराउंड 3.5 इयर्स के लिए मैंने वर्क करा with the Kotak Mahindra Bank, and then I switched with to the EXL services गुड़गांव ऑफिस के लिए। अच्छा, जॉब के बाद जब स्विच किया यहाँ पर, जो एक्सेल कंपनी जो बता रहे हैं जी, तो शायद बहुतों के मन में धैर्य इतना नहीं रहता है कि यार नौकरी है, क्या छोड़ना, क्यों जाना उधर, नौकरी के साथ अभी कुछ निश्चितता नहीं है, क्यों सिलेक्शन, क्योंकि यूपीएससी कोई निश्चित नहीं है कि चीज़ें हो ही जाएं।
तो उसमें जब स्विच करना तो आपके माइंड में क्या था? एकदम कट और क्लियर था कि करना है हमको, इसके अलावा कुछ नहीं है? हाँ, उस टाइम तो क्लियर ही था कि ये फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट होगा मेरा, अगर इस टाइप से मुझे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। क्योंकि मैं जॉब से ब्रेक ले रहा हूँ तो ऑब्वियस है कि कमिंग फ्रॉम दिस फाइनेंशियल बैकग्राउंड, तो अगर जॉब को छोड़ रहे हैं तो फैमिली में फिर वही होता है कि हाँ, जॉब चल रही है तो क्यों ही क्यों छोड़ छोड़ रहे हैं, चल। लेकिन मेरे मन में था कि नहीं, अब मुझे करना है तो एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए प्रिपरेशन में। कंसिस्टेंट होकर के 1 ईयर की प्रिपरेशन करना है, जो होगा देखा जाएगा। इस हिसाब से मैंने डिसीजन लिया और तैयारी स्टार्ट करी। घर वालों ने कुछ नहीं कहा कि काहे भैया छोड़ रहे हो नौकरी? बिल्कुल कहा कि उनका था कि हाँ, आप इसी में करिए, इसी में भी अच्छा करियर है, आप प्रोसीड करिए। लेकिन मेरे मन में था कि नहीं, मुझे तो आईएसएस में जाना है, क्योंकि मैंने बीएससी में ये अपना एम सेट किया था कि वो था कि आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर दिस डे कि कब रिजाइन करने का टाइम आएगा। अच्छा। और जब भी वो टाइम आया तो उसके बाद मैंने रिजाइन किया और मैंने फुल टाइम प्रिपरेशन स्टार्ट करी। आपको ये गैप जो है 4 से 5 साल का, ये जो क्योंकि 19 के बाद फिर जॉब किया फिर ये किया, इस गैप को कैसे, एक विद्यार्थी होता है ना कि अगर 3-4 साल का गैप हो जाता है तो फिर उसको ये लगता है कि यार सब छूट गया है, अभी मतलब उधर जाना बहुत बेकार हो गया, अब सब भूल गए हैं, फिर से हमको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आपने तो समझ लो उसी स्टार्ट किया, फिर से रीस्टार्ट किया है, तो उस चीज़ को थोड़ा बताइए कि कैसे एक विद्यार्थी जो इस तरह के टाइम लैग में जब होता है तो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकता है, या फिर कैसे अपने आप को बांधे रह सकता है उस समय के अंतराल में कि हम फिर से जाएंगे, हम फिर से लड़ाई करेंगे, हम फिर से एग्ज़ाम देंगे, तो उसको थोड़ा बताइए। हाँ, तो मेरे साथ क्या था कि मेरी जॉब थी वो डेटा साइंस में थी। तो डेटा साइंस में भी स्टैटिस्टिक्स का यूज़ होता है, तो वो पढ़ने की हैबिट तो थी ही थी मेरी। कुछ नहीं है, कुछ मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स होते थे मेरे पास, तो मशीन लर्निंग के बारे में पढ़ रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि मेरे वो जॉब में यूज़ होता था। तो पढ़ने की हैबिट मेरी बनी रही। तो फिर जब मैंने स्टार्ट करा तो इनिशियल में था कि हाँ, अगेन राइटिंग प्रैक्टिस करना है। लेकिन धीरे-धीरे वो एक हैबिट फिर से डेवलप हो गई और वो फिर एक कंटिन्यूटी बन गई। बताइए साहब, प्लान बी क्या था आपका? प्लान बी तो मेरा ये था कि फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट ही है, कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, बिकॉज आई रिजाइन फ्रॉम माई जॉब। तो ऐसा था कि मैं अगर नहीं होता है तो फिर मैं अगेन कॉरपोरेट में ही स्विच करूँगा, फिर से कॉरपोरेट में ट्राई करूँगा। जो इस एस्पिरेंट हैं आईएसएस के, उनको जो है रैंक 3 जो आई है, इन साहब के द्वारा क्या संदेश दिया जाए उन लोगों के लिए जो जुटे हुए हैं, तैयारी चल रही है, कुछ अभी नीरस हैं, कुछ अभी जग गए हैं, रिजल्ट आने के बाद ना कुछ चौकन्ना हो जाते हैं, अरे यार, मुझे लगना है, मुझे पढ़ना है, क्या संदेश जाएगा आपकी तरफ से? मुझे ऐसा लगता है कि एक तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए। ऐसा नहीं है कि 4 दिन पढ़ लिया और फिर उसके बाद 2 दिन का गैप होगा तो कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा। कंसिस्टेंसी और कॉन्फिडेंस रहना है, अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, और रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है और पीवाईक्यूज़ को अच्छे से सॉल्व करना है, सिलेबस को अच्छे से कवर करके, और बस यही मंत्रा है मुझे लगता है। अच्छा, आपको लगता है कि जो आईआईटी जैम की आपकी प्रिपरेशन थी वो इसमें आपकी बहुत मदद की है? जैसे फर्स्ट सेकंड पेपर हो गया आपका, वहाँ से बूस्टअप मिलता है? हाँ, बिल्कुल मिलता है, क्योंकि वो मेरे हैबिट में है कि अभी भी कि हाँ, जो ऑब्जेक्टिव पेपर है वो मेरी स्ट्रेंथ होती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने का वो वहाँ से अभी भी स्किल है, क्योंकि मैंने काफ़ी उस टाइम एग्ज़ाम दिए और काफ़ी प्रिपरेशन करी। मॉक टेस्ट होते थे कोटा राजस्थान में, कोचिंग्स में, तो वो काफ़ी हेल्प करता है आज भी। क्योंकि जब भी हमने लोगों से जब बात की हमने, जैसे आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी की जो आईआईटी जैम की जो प्रिपरेशन करते हैं, उनका फर्स्ट सेकंड पेपर बहुत ही मतलब स्ट्रांग रहता है, उसी के दम पे वो पूरा मतलब खेलते रहते हैं कि ये चीज़ें रहती हैं उनको, जैसे क्वेश्चन धड़ाम से उनकी स्ट्रेटजी बन जाती है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या मतलब रहना चाहिए। क्योंकि जो स्टैटिस्टिक्स 1 एंड 2 पेपर जो ऑब्जेक्टिव हैं वो डिसाइडिंग फैक्टर माना जाता है, कि डिसाइडिंग फैक्टर भी है सिलेक्शन का। उसमें जितने अच्छे मार्क्स आएंगे तो उतना ईजी हो जाती है सिलेक्शन लेना। तो हाँ, मेरे लिए तो ऐसा था कि स्टैटिस्टिक्स के जो ऑब्जेक्टिव पेपर हैं वो मेरे स्ट्रेंथ में ही आते थे, कि वो मेरे कंट्रोल में हैं, कि मैं उनको कर सकता हूँ। उस पे मैंने उतना टाइम दिया नहीं जितना यूजुअली लोग देते हैं, लेकिन फिर भी मेरा वो स्ट्रांग ही था। आपको योग वोग में विश्वास रखते हैं, ध्यान और मेडिटेशन और ये सब? तो मेरी हॉबी भी वही है, जो जॉगिंग एंड मेडिटेशन। तो मेडिटेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और मैं तो डेली बेसिस पे करता हूँ। उससे स्ट्रेस रिड्यूस होता है और थ्रू आउट द डे
एक एनर्जेटिक फील होता है और जो कंसंट्रेशन है वो भी उससे बढ़ती है। तो अच्छा। मेरे लिए तो काफ़ी हेल्प करता है मेडिटेशन एंड जॉगिंग। रोज करते हैं? मेडिटेशन तो डेली ही करता हूँ। जॉगिंग के लिए अगर वेदर नहीं सही है तो जॉगिंग हो सकता है मिस हो जाए, अदरवाइज मैं मेडिटेशन तो डेली करता हूँ। अच्छा, मॉर्निंग रूटीन क्या रहता है आपका? मॉर्निंग रूटीन ये होता है कि मैं सुबह उठता हूँ और सुबह उठ के सबसे पहले तो मैं पढ़ाई ही करता हूँ। पढ़ाई करने के बाद में फिर मैं जॉगिंग के लिए जाऊँगा और जॉगिंग से आने के बाद में मेडिटेशन करना है, देन फिर डे शुरू होता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। और शाम को जो है बिस्तर पर कब जाते हैं? मैं अर्ली मॉर्निंग पढ़ना पसंद करता हूँ, तो मैं सोता हूँ अराउंड 10 और 11 में सो जाता हूँ और मॉर्निंग में मैं उठ जाता हूँ 5 और 6। पूरा ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाली आदत नहीं, बढ़िया है ये सब ये चीजें। मेरी स्कूल डेज से है, मेरी हाँ। हैबिट है और मेरे फादर की भी यही हैबिट है। हाँ, ही वोक्स अप अराउंड 4 और 5 ओ क्लॉक, तो वो मेरी भी हैबिट अभी तक बनी है और मुझे अच्छा लगता है मॉर्निंग में उठना और पढ़ना। बहुत बढ़िया। हमें लगता है कि चीज़ों को जो है, जितनी चीज़ें हमारे पास थी या हमारे समझ में आ रही थी चीज़ों, उन सब पर हमने बात कर ली है आपसे। बाकी अगर किसी चीज़ पर कोई अगर छूट गई हैं चीज़ें, तो वो अगर आप कमेंट कर पूछना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। हालांकि आगे आने वाले जो कैंडिडेट हैं उनसे हम ऐसे जो रिजल्ट आया है 2024 का, उनसे हम बातचीत करने वाले हैं। आपके मन में जो भी शंका या सवाल है तो आप हमें कमेंट कर पूछ लीजिए। हम अगले जो भी कैंडिडेट होंगे उनसे हम बातचीत, उनसे वो प्रश्न पूछने का भरसक प्रयास करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल पर आए और खुल के एकदम जो है अपनी स्ट्रेटजी के बारे में और जो भी चीज़ें आपकी रही हैं प्रिपरेशन के दौर की या पेपर की स्ट्रेटजी के बारे में, उन सब के बारे में बाकायदा आपने हमसे बताया है। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया। एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए। सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हाँ। और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज होते हैं और मुझे लगता है कि आईएएस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी हेल्पफुल ये चैनल है। मैंने तो काफ़ी वीडियोज देखे हैं। बस बस बस, आप बिना चैनल को सब्सक्राइब किए आप जो है बंद मत करिएगा। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद आप।